मनोविज्ञान के अनुसार मन, कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड इन साइकोलॉजी। मन का कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं है। मन के बारे में जानने की इच्छा विद्वानों में प्रारंभ से ही रही है। मनोविज्ञान, मन तथा विज्ञान दो शब्दों के मेल से बनता है, अर्थात मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान। मनोविज्ञान का अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी है, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकोस एंड लोगस के मेल से बना है। साइक का अर्थ है आत्मा या मन तथा लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान के अंतर्गत मन या आत्मा को ही विषय वस्तु मानकर अध्ययन करते हैं। मन की परिभाषा। फ्रायड के अनुसार मन से तात्पर्य व्यक्तित्व के उन कारकों से होता है जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं तथा जो हमारे व्यक्तित्व में संगठन पैदा करके हमारे व्यवहारों को वातावरण के साथ समायोजन करने में मदद करता है। रेबर के अनुसार मन का तात्पर्य परिकाल्पनिक मानसिक प्रतिक्रियाओं एवं क्रियाओं की संपूर्णता से है, जो मनोवैज्ञानिक प्रदत्त व्याख्यात्मक साधनों के रूप में काम कर सकती है। मनोविज्ञान में मन को चेतन माना गया है। मन में सभी प्रकार के अनुभव चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन में समाहित हैं। व्यक्ति की सभी मानसिक क्रियाओं का ज्ञान मन को है। मन अपने इन अनुभवों की अभिव्यक्ति व्यवहार के माध्यम से करता है, अतः मन को व्यक्ति के व्यवहारों के द्वारा भी समझा जा सकता है तथा मन को समझने के लिए मानसिक प्रतिक्रियाओं या प्रक्रियाओं को समझना भी जरूरी है। मन के बारे में वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन फ्रायड ने किया। मन का मनोवैज्ञानिक पहलू, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड। मन के मनोवैज्ञानिक पहलू के अंतर्गत 19वीं सदी के अंत तक मनोविज्ञान में एक नई विचारधारा का सूत्रपात हुआ, जिसके जन्मदाता डॉक्टर फ्रायड व सिगमंड फ्रायड हैं। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस का मुख्य आधार मूल प्रवृत्तियां हैं। उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य में दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। जीवन की मूल प्रवृत्ति लाइफ इंसिस्टेंस तथा मृत्यु की मूल प्रवृत्ति डेथ इंसिस्टेंस। इन मूल प्रवृत्तियों को ग्रीक भाषा में क्रम से इरोज तथा थैनाटोज कहा जाता है। फ्रायड का मानना था कि मनुष्य द्वारा की जा रही प्रत्येक क्रिया के प्रेरणा स्रोत के रूप में इनका ही हाथ होता है। इन दोनों प्रवृत्तियों के कारण ही प्राणी में हर प्रकार की क्रिया होती है। ये दोनों मूल प्रवृत्तियां सभी मनुष्यों में साथ साथ विद्यमान रहती हैं तथा ये परस्पर विरोधी स्वरूप की होती हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास एवं संगठन उसके मन यानी माइंड को समझे बिना नहीं किया जा सकता। मन से तात्पर्य व्यक्ति के मानसिक पहलू मेंटल एस्पेक्ट से है। फ्रायड के अनुसार मन से व्यक्ति के आत्मा या अंतरात्मा यानी सेल्फ का अर्थ लगाया जाता है। मन की अवस्थाएं। मन की अवस्थाओं से तात्पर्य इसके विभिन्न पहलुओं से है। फ्रायड ने मन के दो पहलुओं की चर्चा की है, मन का आकारात्मक पहलू यानी टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड तथा मन का गत्यात्मक पहलू यानी डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड। मन, आत्मा या व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं, जिन्हें आकारात्मक पक्ष तथा गत्यात्मक पक्ष कहते हैं। मन का आकारात्मक पहलू यानी टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड। फ्रायड के अनुसार मन के आकारात्मक पहलू का तात्पर्य वैसे पहलू से है जहाँ संघर्ष में परिस्थिति की गत्यात्मकता यानी डायनेमिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, जहाँ पर ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। उनके अनुसार व्यक्ति की गत्यात्मक शक्तियाँ
जैसे इदम अहम तथा परा अहम, यानी आईडी ईगो और सुपर ईगो के बीच के संघर्षों का कार्यस्थल मन का आकारात्मक पहलू ही है। फ्राइड ने मन के आकारात्मक पहलू के 3 स्तरों की चर्चा की है: चेतन यानी कॉन्शियस, अर्धचेतन सबकॉन्शियस, अचेतन यानी अनकॉन्शियस। अब चेतन मन की बात करें यानी कॉन्शियस की, तो फ्राइड ने चेतन मन का संबंध तात्कालिक प्रत्यक्ष ज्ञान से बताया है। मन का वह भाग जिसका संबंध तुरंत ज्ञान से होता है या जिसका संबंध वर्तमान से होता है, जैसे किसी बगीचे की सैर के दौरान वहाँ के वातावरण को देखकर हमारे द्वारा किया जा रहा सुख का अनुभव, किसी पुस्तक आदि को पढ़ते हुए हमें जैसा अनुभव हो रहा हो, खाना खाते समय उसके स्वाद का हम जो अनुभव करते हैं, ये सभी चेतन है। वर्तमान में घट रही घटनाओं का ज्ञान ही चेतन है। चेतन मन की यदि विशेषताओं की बात करें तो यह मन का सबसे छोटा भाग है। चेतन मन का बाह्य जगत की वास्तविकता के साथ सीधा संबंध होता है। चेतन मन व्यक्तिगत, नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदर्शों से भरा होता है। यह अचेतन और अर्धचेतन पर प्रतिबंध का कार्य करता है। चेतन मन में वर्तमान विचारों एवं घटनाओं के जीवन स्मृति चिन्ह होते हैं तथा जीवित स्मृति चिन्ह होते हैं। अब यदि अर्धचेतन मन यानी सबकॉन्शियस की बात करें तो अर्धचेतन तथा चेतन के बीच का भाग है। यह न तो पूर्ण रूप से चेतन है और न ही पूर्ण रूप से अचेतन है। अर्धचेतन का तात्पर्य वैसे मानसिक स्तर से होता है जो वास्तव में न तो पूरी तरह से चेतन है और न पूरी तरह से अचेतन। इसमें वैसी इच्छाएं, विचार, भाव आदि होते हैं जो हमारे वर्तमान चेतन या अनुभव में नहीं होते, परंतु प्रयास करने यानी रिकॉल करने पर वे हमारे चेतन मन में आ जाते हैं। अर्थात यह मन का वह भाग है जिसका संबंध ऐसी विषय सामग्री से है जिसे व्यक्ति इच्छानुसार कभी भी याद कर सकता है। इसमें कभी कभी व्यक्ति को किसी चीज़ को याद करने के लिए थोड़ा प्रयास भी करना पड़ता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति जब कभी किसी सामान को रखकर भूल जाता है तो तब उसे याद करने की कोशिश करता है। तब थोड़े प्रयास से ही वह उसे याद आ जाता है कि वह सामान उसने कहाँ रखा था। जैसे कई बार हम किताबें याद रख के भूल जाते हैं रख करके कि कहाँ रखी हैं, फिर उसे कुछ समय बाद याद करते हैं और किताब न मिलने पर परेशान हो जाते हैं। तो कुछ सोचने पर याद आता है कि हमने वह सामान या वस्तु या किताब किसी को दी थी या वह कहाँ रखी है। अर्थात अर्धचेतन मन चेतन व अचेतन के बीच पुल की तरह काम करता है। अर्धचेतन मन की यदि विशेषताओं की बात करें तो मन का वह भाग जो चेतन से बड़ा वह अचेतन से छोटा होता है। अचेतन से चेतन में जाने वाले विचार या भाव अर्धचेतन से होकर गुजरते हैं। अर्धचेतन में किसी चीज़ को याद करने के लिए कभी कभी थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। अर्धचेतन को अवचेतन यानी फॉर कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस की। फ्राइड के अनुसार अचेतन मन मन का सबसे बड़ा भाग है। फ्राइड ने अचेतन को मन का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना है। हमारे कुछ अनुभव इस तरह के होते हैं जो न तो हमारी चेतना में होते हैं और न ही अर्धचेतना में। ऐसे अनुभव अचेतन में होते हैं, अर्थात यह मन का वह भाग है जिसका संबंध ऐसी विषय वस्तु से होता है जिसे व्यक्ति इच्छानुसार याद करके चेतना में लाना भी चाहे तो नहीं ला सकता। व्यक्ति स्वयं अचेतन के बारे में कुछ नहीं जानता है। अचेतन मन का वह विस्तृत भंडार है, या अचेतन को मन का एक विस्तृत भंडार समझना चाहिए जिसमें व्यक्ति के प्रत्येक प्रकार के इच्छाएं, विचार, अनुभव भरे हुए हैं। ये इच्छाएं या तो विचार कामुक, सेक्सुअल, अनैतिक, इमोरल या घृणित तथा असामाजिक यानी एंटी सोशल स्वरूप के होते हैं। ऐसी इच्छाओं को दिन प्रतिदिन के जीवन में पूरा कर पाना संभव नहीं, अतः इन इच्छाओं को चेतना से हटाकर अचेतन में दबा दिया जाता है
और वहाँ पर ऐसी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि समय समय पर ये इच्छाएं चेतन स्तर पर आने का प्रयास करती रहती हैं। फ्राइड ने अचेतन मन की तुलना पानी में डूबे हुए एक विशाल बर्फ या आइस के टुकड़े से की है। बर्फ की चट्टान का एक बड़ा हिस्सा 9/10 पानी में डूबा रहता है तथा उसका एक छोटा हिस्सा 1/10 दिखाई देता है। बर्फ के टुकड़े का वह बड़ा भाग जो पानी के अंदर डूबा रहता है, जो दिखाई नहीं देता, उसे अचेतन मन की तरह माना जा सकता है। जिस प्रकार बर्फ का वह बड़ा भाग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अचेतन का ज्ञान भी व्यक्ति को नहीं रहता। व्यक्ति को इतनी इसकी चेतना नहीं रहती है, इसलिए वह मन के इस भाग से अनजान रहता है। पानी के अंदर वाला भाग अचेतन तथा पानी के बाहर वाला भाग चेतन मन से तुलना करके समझा जा सकता है, तथा जो भाग पानी के ऊपरी सतह से स्पर्श करता हुआ है वह अर्धचेतन कहलाता है। अब चेतन मन की यदि विशेषताओं की बात करें तो अब चेतन मन अर्धचेतन व चेतन से बड़ा होता है। अचेतन मन में कामुक, अनैतिक, असामाजिक इच्छाओं की प्रधानता होती है। अचेतन का स्वरूप गत्यात्मक होता है, अर्थात अचेतन मन में जाने पर इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि सक्रिय होकर ये चेतन में लौट आना चाहती हैं, परंतु चेतन मन के रोकने के कारण ये चेतन में नहीं आ पाती और रूप बदलकर स्वप्न व दैनिक जीवन की छोटी मोटी गलतियों के रूप में व्यक्त होती हैं, जो अचेतन के रूप को गत्यात्मक बना देती हैं। अचेतन के बारे में व्यक्ति पूरी तरह से अनभिज्ञ रहता है, क्योंकि अचेतन का संबंध वास्तविकता से नहीं होता। अचेतन मन का छिपा हुआ भाग होता है। यह किसी बिजली के प्रवाह की भांति होता है, जिसे सीधे देखा नहीं जा सकता, परंतु इसके प्रभावों के आधार पर इसको समझा जा सकता है। अचेतन अनुभूतियों एवं विचारों का प्रभाव हमारे व्यवहार पर चेतन, अर्धचेतन अनुभूतियों एवं विचारों से अधिक होता है। अब यदि मन के दूसरे पहलू यानी मन के गत्यात्मक पहलू की बात करें तो डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड, तो वह क्या है? फ्राइड ने मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषण संबंधी अध्ययन में मूल प्रवृत्तियां को काफ़ी महत्वपूर्ण माना है। ये मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति में जन्मजात इनबॉर्न पाई जाने वाली विशेषताएं हैं। मन के गत्यात्मक पक्ष से तात्पर्य उन साधनों से होता है जिसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान होता है। मूल प्रवृत्तियों से तात्पर्य वैसे जन्मजात और शारीरिक उत्तेजन से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति के सभी तरह के व्यवहार निर्धारित किए जाते हैं। मूल प्रवृत्तियां दो तरह की होती हैं: जीवन मूल प्रवृत्ति यानी लाइफ की प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति यानी डेथ की प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति में व्यक्ति सभी तरह के रचनात्मक कार्य करता है और मृत्यु मूल प्रवृत्ति में व्यक्ति सभी तरह के विध्वंसात्मक या नकारात्मक कार्य करता है। सामान्य व्यक्ति में इन दोनों तरह की मूल प्रवृत्तियों में संतुलन पाया जाता है, और जब इन पर परस्पर विरोध या विरोधी मूल प्रवृत्तियों में संघर्ष होता है तो व्यक्ति उसका समाधान करने की कोशिश करता है। किंतु जब इन मूल प्रवृत्तियों के बीच का संतुलन बिगड़ता है तब व्यक्ति का व्यक्तित्व असंतुलित हो जाता है, जिससे उसका सब कुछ प्रभावित होता है। इस तरह के समाधान के लिए फ्राइड ने मन के जिन गत्यात्मक पहलुओं की चर्चा की है वे निम्नलिखित हैं, जैसे उपाअहम यानी आईडी, अहम यानी ईगो, पराअहम यानी सुपर ईगो। अब उपाअहम की बात करें यानी आईडी की, तो उपाअहम मन के गत्यात्मक पहलू का पहला भाग है। जन्म के समय शरीर की रचना में जो कुछ भी निहित होता है वह पूर्णतः उपाअहम होता है, अर्थात जन्मजात और वंशानुगत है। एक नवजात शिशु में उपाअहम की प्रधानता रहती है
उसका व्यक्तित्व उपाहम से भरा रहता है। उपाहम आनंद के नियम प्लेजर प्रिंसिपल से निर्देशित होता है या उससे प्रभावित होता है। इन प्रवृत्तियों का मूल उद्देश्य इच्छाओं की पूर्ति है। इनका जीवन की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। इनसे उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को समय तथा परिस्थितियों का कोई ख्याल नहीं रहता। इन्हें अनुचित, उचित, अच्छा, बुरा, विवेक, अविवेक की चिंता नहीं रहती। क्योंकि बच्चे में उपाहम की प्रवृत्ति की अधिकता होती है, इसलिए बच्चे भी अपनी हर इच्छाओं की पूर्ति बिना समय तथा परिस्थिति को समझते हुए पूरा करना चाहते हैं। उपाहम द्वारा प्रेम यानी लव तथा घृणा यानी हेट दोनों प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। कुछ दिनों बाद बच्चे में धीरे धीरे अहम तथा पराअहम का विकास होता है। उपाहम क्या कार्य करता है? इसका मुख्य कार्य शारीरिक इच्छाओं की संतुष्टि से है। यह किसी भी प्रकार के तनाव से तुरंत छुटकारा पाना चाहता है। तुरंत तनाव को दूर करना ही सुखवाद का नियम कहा गया है। दूसरे शब्दों में उपाहम अपने उद्देश्यों की पूर्ति सुखवाद के नियम के आधार पर करता है। सुख की प्राप्ति और दुख को दूर करने के लिए उपाहम के दो मुख्य कार्य हैं। जैसे सहज क्रियाएं, ये जन्मजात और स्वयं चलने वाली होती हैं, जैसे पलक झपकना, छींकना आदि। सभी व्यक्ति इन क्रियाओं को करने के बाद संतोष अनुभव करते हैं। फिर है प्राथमिक क्रियाएं। तनाव को दूर करने के लिए प्राथमिक क्रियाएं व्यक्ति के सामने उस वस्तु की प्रतिभा बनाती हैं। जैसे एक प्यासे व्यक्ति के सामने पानी की प्रतिमा प्रस्तुत कर उसकी प्यास की संतुष्टि करना। यह पानी की प्रतिमा उपस्थित करना एक प्राथमिक प्रक्रिया का कार्य है। इस प्रकार उपाहम के ये कार्य होते हैं। अब बात करते हैं मन के दूसरे गत्यात्मक पहलू का। क्या है? अहम यानी ईगो। मन के गत्यात्मक पहलू का दूसरा नाम है या भाग है अहम। यह जन्म के समय बच्चे में मौजूद नहीं होता, बल्कि बाद में विकसित होता है। जन्म के बाद ज्यों-ज्यों बच्चे का विकास होता जाता है, वह वातावरण की वास्तविकता की ओर बढ़ने लगता है। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चा अपनी हर इच्छाओं की पूर्ति चाहने लगता है। वह मेरा और मुझे जैसे शब्दों का अर्थ समझने लगता है। धीरे धीरे वह समझता है कि कौन सी वस्तु उसकी है और कौन सी वस्तु दूसरे की है। यह उपाअहम का एक मुख्य भाग है जो बाह्य वातावरण के प्रभाव के कारण विकसित होता है। अपने अंदर उत्पन्न स्वयं का ज्ञान ही फ्रायड के अनुसार अहम है। अहम की उत्पत्ति उपाअहम की इच्छाओं की पूर्ति में उत्पन्न बाधा तथा निराशा के कारण होती है। अब यदि अहम के कार्य की बात करें तो अहम का मुख्य कार्य बाह्य वातावरण के खतरों से जीवन की रक्षा करना है। वह अपने लक्ष्य को वास्तविकता के नियम के आधार पर पूरा करता है। यह सुखवाद नियम का विरोधी नहीं है, बल्कि उपयुक्त परिस्थिति के आते ही तात्कालिक संतुष्टि में सहायता करता है, क्योंकि यह व्यक्तित्व का बौद्धिक पक्ष है। यह थोड़ा चेतन, थोड़ा अर्धचेतन और थोड़ा अचेतन होता है। इसके द्वारा इन तीनों स्तरों पर निर्णय लिया जाता है। अब मन के अगले भाग की बात करें तो पराअहम या सुपर ईगो या नैतिक मन। मन के गत्यात्मक पहलू में पराअहम का विकास व्यक्ति में सबसे अंत में होता है। पराअहम को व्यक्तित्व का नैतिक या मोरल भाग माना गया है। यह व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह अपना तादात्म्य माता पिता के साथ स्थापित करने लगता है और बच्चा यह सीख लेता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, यानी क्या ठीक है, क्या गलत, क्या नैतिक है और क्या अनैतिक। इस तरह सीखने से नैतिक मन की शुरुआत होती है। यह आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित होता है। बचपन में समाज या समाजीकरण के दौरान बच्चा माता पिता द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने अहम में संजोए रखता है और यही बाद में नैतिक मन का रूप ले लेता है। यह विकसित होकर एक और उपाअहम की कामुक
आक्रामक तथा अनैतिक प्रवृत्तियों पर रोक लगाता है, तो दूसरी ओर अहम को वास्तविक एवं यथार्थ लक्ष्यों से हटाकर नैतिक लक्ष्यों की ओर ले जाता है। नैतिक मन व्यक्ति के कामुक एवं आक्रामक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करता है और यह नियंत्रण दमन यानी चीज़ों को दबाने के माध्यम से करता है, जबकि नैतिक मन दमन का प्रयोग स्वयं नहीं करता, बल्कि वह अहम को दमन के प्रयोग का आदेश देकर ऐसी इच्छाओं पर नियंत्रण करता है, और यदि अहम इस आदेश का पालन नहीं करता तो व्यक्ति में अनेक दोष भाव उत्पन्न हो जाते हैं। यदि नैतिक या परा अहम या सुपर ईगो की बात करें तो इसके कार्य क्या हैं? यह सामाजिकता तथा नैतिकता का कार्य करता है। यह अहम के उन सभी कार्यों पर रोक लगाता है जो सामाजिक और नैतिक नहीं है। नैतिक मन का अहम के प्रति कार्य और व्यवहार वैसा ही होता है जैसा एक बच्चे के प्रति माता पिता का व्यवहार होता है। नैतिक मन के मुख्य कार्य हैं उपाअहम के अनैतिक, असामाजिक और कामुक भावनाओं पर रोक लगाना, अहम के आवेगों को नैतिक और सामाजिक लक्ष्यों की ओर ले जाने की कोशिश करना, पूर्ण सामाजिक और आदर्श प्राणी बनाने के लिए प्रयास करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोविज्ञान में मन का बहुत ही विस्तृत स्वरूप दिया गया है, जिस स्वरूप को अध्ययन के बाद समझकर हम अपने व्यक्तित्व को उच्च दिशा में ले जा सकते हैं और अपनी कमियों को समझने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अतः मनोविज्ञान में मन के इन सब लक्ष्यों व लक्षणों का वर्णन विस्तृत रूप से प्राप्त होता है।